प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे जैव प्रक्रम का पहला महत्वपूर्ण बिंदु, मानव में पाचन। मानव का पाचन तंत्र या मानव में पाचन। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? अंगों का वह समूह जो मिलकर भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण, अपचित अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। हमारा शरीर हमें पता है कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार तंत्र, पाचन तंत्र बहुत सारे ऐसे अंगों का समूह है जो मिलकर भोजन को अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, भोजन का अवशोषण और अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। उन सभी अंगों को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है। पाचन या आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाती है, गुदा तक। मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, जिसकी लगभग लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इस मुख से लेके गुदा तक की जो नाल होती है, जिसे हम आहार नाल या पाचन नाल कहते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग है हमारे, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें आहार नाल के मुख्य भागों के नाम याद होने चाहिए। 1 नंबर या 2 नंबर में बार बार राजस्थान बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे आहार नाल का प्रारंभिक बिंदु होता है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका। उसके बाद आता है आमाशय, जिसे हम सामान्य तौर पर पेट कहते हैं। क्षुद्रांश या छोटी आंत, वृद्धांत्र या बड़ी आंत, और अंत में आता है हमारे मलाशय। मुख से प्रारंभ होकर मलाशय तक का जो रास्ता होता है उसे हम सामान्य तौर पर आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अतिरिक्त संबंध पाचक अंग, इन अंगों के अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां हमारे पाचन में सहायता करती है। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि, तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। तो 3 ग्रंथियां और 7 अंग मिलकर हमारे पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। जिह्वा, मुख, ग्रसिका, आमाशय, आमाशय के साथ इधर पित्ताशय दिया हो गया है। यहाँ यकृत, हमारी अग्नाशय ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, परिशेषिका और गुदाद्वार। यह चित्र या डायग्राम बार बार 2 नंबर में पूछा जाता है, तो यह बनाना हमें आना चाहिए। अच्छा बुरा कैसा भी बने, पर हमें बनाना आना चाहिए। हमारे पाचन अंग प्रारंभ होता है, पाचन तंत्र प्रारंभ होता है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। यह हमारे पाचन तंत्र का रास्ता है। आहार नाल के माध्यम से भोजन द्वारा तय किए जाने वाला मूल मार्ग, और यह अंगों के बारे में सिर्फ अंगों का नाम भी बार बार पूछा जाता है, तो हमें यह नाम भी क्रम वाइज याद होने चाहिए। अब हम प्रारंभ करते हैं मुख में पाचन। पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से प्रारंभ होती है, जिसके अंदर हमारे मुख में सामान्य तौर पर दांत, पेशीय, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती है। भोजन मुख में प्रवेश करता है, दांत इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जीभ इसे मिलाती है, जीभ इसमें लार मिलाती है, इसे लसलसा बनाती है, लार से जुड़ती है और पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में पाचन क्रिया का प्रारंभ हमारे मुख से होता है। दांत, सामान्य तौर पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक कहते हैं। कृंतक ये सामने वाले दांत होते हैं। जब हम किसी चीज को, सेब, फल आदि को खाते हैं, तो सामने की तरफ जो दांत सेब या फल पर छपते हैं उन्हें हम कृंतक कहते हैं। भोजन को काटने और कुतरने में सहायता करते हैं। इनकी संख्या 2+2, 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। रदनक भोजन को फाड़ने और चीरने, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और हमारे जो 2 दांत, तीखे तीखे नुकीले दांत होते हैं, उन्हें हम रदनक कहते हैं। ये 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। अग्र चवर्णक मुख्य रूप से भोजन को चबाने में काम में आते हैं। इनकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे की ओर होती है। और अंत में चौथा प्रकार है हमारा चौरणक। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं, जिन्हें हम डाट भी कहते हैं। और इनकी संख्या 6 और 6 होती है। इस प्रकार से कुल हमारे मुंह के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। जीभ मुख में स्थित एक पेशी अंग होता है, मस्कुलर अंग होता है। भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाती है। जीभ हमारे भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है। भोजन का बोलस बनाने, महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हमारे भोजन में लार मिल जाती है और भोजन लुगदी नुमा बन जाता है, लसलसा बन जाता है, तो उसे हम बोलस कहते हैं। भोजन प्लस लार
और इस प्रकार बनने वाले नए लुगदीनुमा भोजन को हम बोलस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य जानकारी के लिए बोलस कहते हैं और उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है, निगलने में सहायता करती है और हमारे मुंह की सफाई भी करती है। हमारे मुंह की सफाई करने का कार्य भी जीभ करती है। पेशी अंग है, भोजन के साथ लार मिलाती है और भोजन के साथ लार मिलाकर जो हमारा भोजन बनता है उसे हम बोलस कहते हैं। भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता करती है और निगलने में सहायता करती है और हमारे मुंह की सफाई करती है जीभ। आगे देखेंगे लार एवं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां लार नामक द्रव स्रावित करती है। हमारे जीभ के नीचे पिछले हिस्सों में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनकी संख्या 3 होती है और तीनों ग्रंथियों में 2-2 होते हैं, तो कुल संख्या 6 होती है। 3 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है और उन 3 की संख्या भी 2-2 होती है, तो टोटल 6 लार ग्रंथियां होती है। सामान्य रूप से 3 और 3 के अंदर 2-2 विभाजित होती है, तो कुल मिलाकर 6 ग्रंथियां होती है जो लार नामक द्रव को स्रावित करती है। लार के कार्य मुख्य बिंदु है, बार बार यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। भोजन को चिकना और लसदार बनाना, लसलसा चिकना बनाना। भोजन को निगलने में आसानी करती है। स्टार्च मंड का पाचन प्रारंभ करती है, मुख्य बिंदु। लार का मुख्य कार्य है मंड या स्टार्च या शुगर या शर्करा का पाचन प्रारंभ करती है मुख में शर्करा का पाचन कौन करता है? लार। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले हमारे मुंह में स्रावित होने वाली लार स्टार्च का पाचन शर्करा का पाचन प्रारंभ करती है। महत्वपूर्ण एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन, ये दोनों के नाम याद होने चाहिए हमें। लारीय एमाइलेज या लारीय टाइलिन कहते हैं। लार एमाइलेज या टाइलिन स्टार्च पर क्रिया करता है, स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित शुगर पर क्रिया करता है और उसे सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। लार एमाइलेज मुख में स्टार्च का पाचन शुरू करता है, मुख्य बिंदु। फिर अगला बिंदु आता है हमारा ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसनी छूट गई है, ग्रसनी जो सामान्य रूप से ग्रसनी एक और बिंदु होता है बीच वाला, जो सामान्य रूप से हमारे मुख और ग्रसिका को जोड़ने का कार्य करती है। मुख और ग्रसिका को जोड़ने का कार्य करती है, जो हमारे कंठ में पाई जाती है। ग्रसिका वह नली है जिससे होकर भोजन मुख से आमाशय की ओर जाता है। हमारे मुंह में अर्धपचित भोजन आमाशय की ओर ले जाने वाली नली ग्रसिका होती है, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। क्रमाकुंचन गति महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 नंबर का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ग्रसिका की दीवारें एक विशेष प्रकार की पेशीय तरंगीय गति करती है, जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति इस प्रकार की गति होती है कि जब मुख से आने वाला भोजन ग्रसिका में पहुंचता है तो ग्रसिका बीच बीच में से सिकुड़ती है और फैलती है, जिसके कारण भोजन को नीचे की ओर जाने के लिए धक्का मिलता है। यह हमारा भोजन है और भोजन जहां होता है तो यह जो ग्रसिका की दीवारें होती है वो सिकुड़ती और फैलती है, जिसके कारण भोजन को नीचे जाने के लिए धक्का लगता है। इस गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। 1 नंबर में रिक्त स्थान पूर्ति में बार बार पूछी जाती है। ग्रसिका की दीवारों द्वारा एक विशेष पेशीय तरंगीय गति की जाती है, जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। जब बोलस भोजन प्लस लार को हम बोलस कहते हैं। जब बोलस मुख से ग्रसिका के द्वारा नीचे जाता है तो उस दौरान क्रमाकुंचन गति के कारण वह आमाशय की ओर गति करता है। क्रमाकुंचन गति भोजन को नीचे आमाशय की ओर भेजने में धकेलने में मदद करती है। मुख से ग्रसिका क्रमाकुंचन गति करती है और भोजन हमारा आमाशय तक पहुंचता है। पहला बिंदु मुख्य बिंदु। अगला मुख्य बिंदु है घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। हमारे भोजन की नली और श्वास नली दोनों पास पास होती है, तो भोजन की नली के ऊपर एपिग्लोटिस एक पर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। पतली झिल्ली पर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है। भोजन को विंड पाइप में या ट्रेकिया में जाने से रोक देता है, जिसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं हमारे, गलत लिख दिया, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन को। एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन
जो भोजन को श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है। अगला बिंदु है आमाशय। अब भोजन मुख से ग्रसिका में और ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति के कारण आमाशय में पहुंचता है। आमाशय एक पेशीय संरचना है जो जे आकार का अंग होता है। आमाशय की संरचना जे आकार की होती है जो भोजन को प्रवेश करने पर फैल जाती है। यह इसका आकार बढ़ जाता है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। 1 नंबर का सवाल है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय की दीवारों पर। यह ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है, जठर रस का रिसाव करती है। जठर रस में 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा होती है श्लेष्मा या म्यूकस। जब भोजन बोलस हमारे आमाशय में पहुंच जाता है तब उसे हम कायम कहते हैं। कायम या कायम कहते हैं। कायम कहते हैं। जब भोजन के साथ लार मिलती है, भोजन प्लस लार, तो उसे हम कहते हैं बोलस। और जब बोलस आमाशय में पहुंच जाता है, हमारे पेट में पहुंच जाता है, तब उसे हम कायम कहते हैं। हमारा पेट है, जे आकार की संरचना होती है जिसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का रिसाव करती है। उसके 3 मुख्य बिंदु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा। पहला हम बिंदु पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक सूत्र होता है HCl। इसके मुख्य रूप से कार्य होते हैं अम्लीय माध्यम बनाना। HCl आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा पेप्सिन को सक्रिय करना। HCl प्रोटीन पाचक एंजाइम हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर हमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? आमाशय के अंदर। पेप्सिन को सक्रिय करता है जो सामान्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे पेट में, हमारे भोजन में आने वाले जो मुख्य रूप से पाचक पोषक तत्व है प्रोटीन, उसका पाचन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है और उस एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य HCl करता है। हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा। अम्लीय माध्यम भोजन के साथ साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। HCl अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है पाचन के लिए, पेप्सिन को सक्रिय करता है प्रोटीन पाचन के लिए, और तीसरा बिंदु हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है HCl। और चौथा बिंदु है भोजन को, हमारे पेट में भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को सड़ने से रोकता है। कौन रोकता है? HCl। तो हमें ये 4 बिंदु याद रखने हैं। 2 नंबर का सवाल बार बार यहाँ से पूछा जाता है। HCl अम्लीय माध्यम पेप्सिन का सक्रियण करता है, हानिकारक जीवाणु से सुरक्षा करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से रोकता है या बचाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है HCl। आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है केसीन। केसीन दूध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है और केसीन सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। अगला बिंदु है हमारा श्लेष्मा, म्यूकस। श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक भित्ति अस्तर को सांद्र HCl के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। हमारे पेट की आंतरिक सतह में HCl भरा होता है। HCl एक प्रबल अम्ल है जो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे आमाशय को उस HCl के प्रभाव से बचाने के लिए उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं। चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं, जो HCl के प्रभाव के से हमारे आमाशय को बचाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि HCl पाचक में सहायक होता है, परंतु श्लेष्मा आमाशय के स्तर को, आंतरिक दीवार को HCl से सुरक्षित रखती है। HCl हमारे आंतरिक दीवार को जला सकता है, पेट की को, उससे कौन बचाता है? श्लेष्मा। 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला बिंदु है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का विखंडन करता है और दूध के पाचन में भी मदद करता है। सामान्यतः दूध के पाचन में केसीन नाम का एंजाइम मदद करता है जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन का पाचन करता है। और हमें ध्यान रखना है हमारे पेट में, उदर में या आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। वसा या कार्बोहाइड्रेट, वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे पेट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ से हमारे उदर से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु HCl
के कार्य HCl से बचाने कार्य श्लेष्मा करती है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इसके बाद हमारा भोजन आमाशय से गुजरने के बाद छोटी आंत पर क्षुद्रांत पर पहुंचता है। क्षुद्रांत पाचन का और अवशोषण का मुख्य स्थल है। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। यह निम्नलिखित के उत्तरदायी है। अधिकतम पाचन हमारे छोटी आंत में होता है और पाचित भोजन का अधिकतम अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लगभग 7 से 8 फीट लंबी हमारी छोटी आंत होती है। यहाँ पर निम्नलिखित का पूर्ण पाचन होता है। हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी पोषक तत्वों का पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। क्षुद्रांत पाचक रस स्राव प्राप्त करती है। जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक स्राव प्राप्त करती है। पहला यकृत ग्रंथि से, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि से। अब पहले पढ़ते हैं हम यकृत ग्रंथि। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। यह पित्त रस का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण बिंदु, पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। कहाँ संचित होता है? गाल ब्लेडर या पित्ताशय में। हमें ध्यान रखना है पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, जबकि पित्त रस का संचारण, पित्त रस कहाँ स्टोर होता है, कहाँ संचित होता है, कहाँ इकट्ठा किया जाता है? पित्ताशय में। दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। पित्त रस के 2 महत्वपूर्ण कार्य है। माध्यम को सारीय बनाना। यह आमाशय से आए अम्लीय भोजन को सारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी एंजाइम कार्य कर सके। जिस प्रकार से HCl आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है और वहां से आने वाले अम्लीय भोजन को छोटी आंत में सारीय माध्यम प्रदान करता है हमारा पित्त रस। छोटी आंत में सारीय माध्यम प्रदान करता है पित्त रस, ताकि अग्नाशय ग्रंथि से आने वाले अग्नाशयी एंजाइम अपना कार्य आसानी से कर सके। वसा का इमल्सीकरण महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 नंबर का सवाल। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है। पित्त रस इन छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। 1 नंबर का सवाल है, इमल्सीकरण या पायसीकरण किसे कहते हैं? कि छोटी आंत में आने वाली वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पित्त रस छोटी छोटी गोलिकाओं में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। बड़ी वसा की गोलियां, पित्त रस इन पर कार्य करता है। वसा यानी होता है फैट, और छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना, यह मुख्य रूप से पित्त रस के कार्य थे। पित्त रस का निर्माण करता है यकृत और पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। अगला बिंदु, अगली ग्रंथि हमारी अग्नाशय ग्रंथि। महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी 2 ग्रंथियां पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। यह अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन, ग्लूकेगोन, इसके अलावा 2 और हार्मोन होते हैं जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, उनका स्राव करती है। और बाह्यस्रावी के रूप में अग्नाशयी रसों का स्राव करती है, जो छोटी आंत में जाकर भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। हमें ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जिनमें नलियां नहीं होती, और बाह्यस्रावी वे होती है जिनमें नलियां होती है। जब हार्मोन का स्राव नलियों द्वारा किया जाता है तो उन्हें बाह्यस्रावी नलियां कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जबकि जब हार्मोन सीधा खून में ही, हमारे ब्लड में, खून में, रक्त में स्रावित कर दिया जाता है तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। 2 हमारे मुख्य रूप से 4 होते हैं। अग्नाशय के द्वारा 4 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। 2 यहाँ पर दे रखे हैं, 2 आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है इंसुलिन और ग्लूकागोन या ग्लूकेगोन। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा को कम करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, जबकि ग्लूकेगोन शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। वह दोनों ही आवश्यक है, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने का कार्य इंसुलिन करता है, और इंसुलिन की कमी के कारण हमें मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, शुगर की अधिकता से। जब
अधिक मात्रा में हम मीठी चीज खा लेते हैं तो इंसुलिन का रिसाव होता है और वो हमारे शुगर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब कभी कभी हम भोजन नहीं करते लंबे टाइम से 4-5 घंटे में, या हमारा व्रत या उपवास होता है, तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस समय ग्लूकागोन हार्मोन का रिसाव होता है और हमारे वो शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज प्रदान करता है। इस तरह से ये दोनों ही हमारे रक्त शर्करा में ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। अग्नाशयी रस में भोजन पचाने वाले एंजाइम होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं इसे, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि यह भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में सहायता करते हैं। अग्नाशयी एंजाइम महत्वपूर्ण बिंदु है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को विखंडित करने में मदद करता है, प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है। दूसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य करता है और इमल्सीकृत वसा पर कार्य करता है और वसा का पाचन करने में सहायता करता है। एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यह हमारे मुंह में भी पाया जाता है, मुख में भी पाया जाता है और छोटी आंत में भी पाया जाता है, जो मुख्य रूप से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम मुख में भी पाया जाता है और छोटी आंत में भी पाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, अग्नाशय की तरफ से दो एंजाइम का रिसाव होता है, ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का विखंडित करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और एक और एंजाइम हमें ध्यान में रखना है, पेप्सिन। हमें यह भी ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है। पेप्सिन पेट में या उदर में या आमाशय में पाया जाता है और यह भी प्रोटीन का विखंडन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जबकि ट्रिप्सिन और लाइपेज छोटी आंत में पाए जाते हैं, जिनका स्राव जो अग्नाशयी ग्रंथि से प्राप्त होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड या वसा को तोड़ता है। L4 लाइपेज, L4 लिपिड या वसा। आगे आती है आंतर ग्रंथियां। छोटी आंत की भित्ति में, छोटी आंत की आंतरिक दीवार में आंतर ग्रंथियां पाई जाती है। यह ग्रंथियां आंतर रस का स्राव करती है। आंतर ग्रंथियां आंतर रस का स्राव करती है। इसमें मौजूद एंजाइम भोजन के पाचन को पूर्ण करते हैं। इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। जब हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलते हैं, जबकि वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हमारे भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन के बाद जो हमारे प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, जबकि वसा वसीय अम्ल और ग्लूकोज का निर्माण ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। वसा और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। भोजन का अवशोषण मुख्य बिंदु, भोजन का अवशोषण भी हमारी छोटी आंत के अंदर ही होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और संपूर्ण अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है। पाचन के पश्चात पचे हुए भोजन का शरीर में प्रवेश आवश्यक है। इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन आंतरिक भित्ति द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके लिए क्षुद्रांत में विशेष रूप से अनुकूलित होती है और रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर एवं रुधिर कोशिकाएं। क्षुद्रांत छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। 2 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है, दीर्घ रोम क्या होते हैं, रसांकुर क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। उंगलीनुमा प्रवर्ध, उंगलीनुमा उभार होते हैं। रसांकुर के कार्य, यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जब भोजन का पाचित भोजन का अवशोषण होता है तो ये सरफेस एरिया को, सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से भोजन का अवशोषण हो सके, भोजन के अवशोषण की दर बढ़ सके। पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक अवशोषण करते हैं। यह हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनका कुशलतापूर्वक अवशोषण करते हैं। कौन करते हैं? दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं, अंगुली जैसी संरचना होती है, अवशोषण की दर को बढ़ाते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसकी संरचना यहाँ दिखाई गई है, अंगुलीनुमा संरचना होती है, भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं और अपनी सतह को फैला लेते हैं। रसांकुरों में प्रचुर मात्रा में रुधिर वाहिकाएं, छोटी छोटी रुधिर की नलियां होती है। रसांकुर बहुत सारी रुधिर नलिकाओं से जुड़े होते हैं। यह रुधिर वाहिकाएं अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। जब हमारा पाचित भोजन घुलनशील अवस्था में दीर्घरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है और
रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषण के पश्चात उन्हें हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक भेजा जाता है, जहां पर यह अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने में, नई ऊतकों के निर्माण में और पुराने या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में करते हैं। सामान्य रूप से इस पाचित भोजन का उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। हमारी कोशिकाओं द्वारा इनका विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। रसांकुर अधिक सतही क्षेत्र को बना देते हैं, बेहतर अवशोषण होता है और पाचित भोजन को घुलनशील अवस्था में रुधिर वाहिकाओं में भेजते हैं। रुधिर वाहिकाओं से पोषक तत्व कोशिका तक पहुंचते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर के कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ से छोटी आंत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, सभी बिंदुओं में याद होने चाहिए। फ्रेदांत्र या बड़ी आंत, अनावशोषित व बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। मुख्य रूप से इसका कार्य, एक नंबर का सवाल बार बार आता है, मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों और जो हमारे ड्रग होती है, ड्रग यानी दवाई के अंदर आने वाले खनिज लवणों को अवशोषण करती है। जल, खनिज लवण और दवाई का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। अपचित भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहां पर जल, खनिज लवणों और दवाइयों का अवशोषण किया जाता है। हमारे आहार नाल का अंतिम हिस्सा होता है, पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा होता है रेक्टम, मलाशय। मलाशय आहार नाल का अंतिम सिरा होता है। यहाँ अपचित अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाने से पूर्व अस्थायी रूप से संचित रहता है और जब हमारे शरीर को आदेश दिया जाता है हमारे दिमाग के द्वारा, तब गुदा द्वार से हम शरीर को बाहर निष्कासित कर देते हैं। गुदा द्वार से हम मल को बाहर निष्कासित कर देते हैं। अपचित अवशोषित अपशिष्ट पदार्थ को हम मल कहते हैं। मल को मलाशय में इकट्ठा रहता है अस्थायी रूप से, और जब हमारा दिमाग संकेत देता है, उसके पश्चात हम गुदा द्वार से मल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। संपूर्ण पाचन प्रक्रिया एक बार जल्दी से देख सकते हैं। प्रथम चरण मुख के द्वारा, माउथ के द्वारा हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। दांतों द्वारा चबाया जाता है। जीभ द्वारा लार का मिश्रण किया जाता है। लार के अंदर एमाइलेज टाइलिन एंजाइम होते हैं जो स्टार्च का पाचन, शर्करा का पाचन प्रारंभ करते हैं। ग्रसिका क्रमाकुंचन गति करती है और ग्रसिका में पाचन नहीं होता है, यह बात हमें ध्यान रखनी है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है और यह क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आमाशय की ओर भेजती है। आमाशय जठर रस की क्रिया होती है। HCl अम्लीय माध्यम देता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। श्लेष्मा अस्तर की हमारे आमाशय की आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। क्षुद्रांत छोटी आंत में, जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। पित्तरस सारे माध्यम प्रदान करता है और वसा का इमल्सीकरण करता है। अग्नाशयी रस से एंजाइम पाचन होता है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं, और आंतरस संपूर्ण पाचन करते हैं जिसमें प्रोटीन अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तन होता है। अंतिम उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। रसांकुर रुधिर में पोषक तत्वों का अवशोषण। रसांकुर अंगुलिनुमा प्रवर्ध होते हैं, आवर्धक होते हैं, जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। पाचित भोजन का अवशोषण करते हैं और उसे रुधिर कोशिकाओं में भेज देते हैं। बड़ी आंत अपचित भोजन में से जल, लवणों और दवाइयों का अवशोषण करती है। मलाशय, यहाँ पर अपचित अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहता है जिसे हम अंत में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र संपूर्ण होता है। हमारा पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है मुख से, मुख के बाद ग्रसिका के बाद हमारा भोजन पहुंचता है आमाशय में जिसे हम काइम कहते हैं। उसके बाद वो जाता है छोटी आंत में अग्नाशय और यकृत से पाचक रस प्राप्त होते हैं। पित्तरस का निर्माण यकृत करता है और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अग्नाशयी रस आते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। छोटी आंत के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी का पाचन होता है, जबकि पेट के अंदर सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। मुख के अंदर सिर्फ शर्करा का पाचन होता है। मुख के अंदर शर्करा या स्टार्च का पाचन होता है, जबकि छोटी आंत के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी का पाचन पूर्ण रूप से होता है। उसके बाद बड़ी आंत आती है जो जल खनिज लवण का अवशोषण करती है। बाद में मलाशय में अपचित भोजन इकट्ठा रहता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र था। आगे हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।